गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड थोड़ी सी स्लो होगी जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी इसको हम तेज कर देते हैं आवाज को आप लोगों के प्यार के लिए। और साउंड थोड़ी सी कम है ना? 0 dB कितने dB कर दूं? 15? कम ही आ रही होगी 0 dB पे तो। थोड़ी सी फिर भी मैं धीरे बोलता हूँ, 5-10 कर दूं? जो 5? हाँ जी। हाँ, बाद में कम कर देना, चलो। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एनटीपीसी एग्जाम में अजम्पशन वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन सा चूज करना है? बेटा डायरेक्ट ही चूज करना है, डायरेक्ट। अब हर एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट अजम्पशन चूज करना है। जितने भी एग्जाम तुम दोगे, डायरेक्ट अजम्पशन ही आपको चूज करना है, कहीं भी इनडायरेक्ट अजम्पशन चूज नहीं करना। देखो, सबसे पहले हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था एनालिटिकल रीजनिंग में, है ना, वो था स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, यानी कि कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक है, कथन और पूर्व धारणाएं। फिर उसके बाद जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, डेट इज कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। ठीक है, कारण और परिणाम में हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो 99.99% होती है। अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो 90% होती है। और कोर्स ऑफ एक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं, वहां पर भी जो हमारी एक्यूरेसी है वो 99.99% है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स यानी कि तर्क। अभी जो आपकी एक्यूरेसी है तर्क को लेके वो 0% है ना? 0%। आप लोगों को ना तर्क वाले क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को इस तरीके से आपको समझाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से आर्गुमेंट्स के बारे में बता दूंगा, है ना, इस तरीके से आर्गुमेंट्स के बारे में बता दूंगा कि ये एक्यूरेसी 0% से, है ना, 99% पे पहुंच जाएगी। 0% से 99% पे पहुंच जाएगी जी। तो आज हम शुरू करेंगे स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कथन और तर्क। अच्छा, इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि कथन दिया होता है और हमें बताना है कि ये पूर्व धारणा सही है कि गलत है। तो वो सारी पूर्व धारणा सही होती हैं जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकाली जाती हैं। वो सारी की सारी पूर्व धारणा सही है जो डायरेक्टली कहां से निकाली जा रही है? स्टेटमेंट से निकाली जा रही है। बहुत बढ़िया। कारण और परिणाम में क्या देखना है? कारण और परिणाम में देखना है कारण, है ना, कारण और परिणाम में जो घटना पहले घटित हुई कारण, जो बाद में घटित हुई परिणाम। वरना दोनों इंडिविजुअल इफेक्ट होंगे। अगर डायरेक्शन सेम तो कॉज सेम, डायरेक्शन अगेंस्ट तो कॉज अगेंस्ट। बहुत बढ़िया। फिर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन। एक समस्या होती है, हमें बतानी है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और बड़ा सिंपल सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो होगा जो लॉजिकल होगा, टीम वर्क होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। बस वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही हो जाएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होता है? कथन और तर्क होते हैं। हमें बताना है कि हमारा कौन सा तर्क सही है। तर्क सही तब माना जाता है जब वो सॉलिड हो। आप अगर लाइफ में किसी से आर्गुमेंट करते हो, है ना, जब आप लाइफ में आर्गुमेंट करते हो तो आपके आर्गुमेंट्स बेटा कब सुने जाते हैं? जब आपके आर्गुमेंट्स होते हैं सॉलिड, तब आप लोगों के ना आर्गुमेंट्स को सामने वाला सुनता है। तो आज के बाद आप लोगों को यह समझ आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो सॉलिड आर्गुमेंट है। आज के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ठोस तर्क क्या होते हैं। और जब आपको ठोस तर्क समझ आ जाएगा तो आज के बाद बेटा हर इंसान आपकी बात को बड़े गौर से और ध्यान से सुनेगा। अभी तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं थी, ना आपके घर में ना आपके बाहर रिश्तेदारों में, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी एक अलग लेवल की वैल्यू बन जाएगी आपके घर में भी और आपके रिश्तेदारी में भी। क्योंकि आज के बाद आप समझ जाओगे कि कौन से जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हमें वही आर्गुमेंट करने चाहिए लाइफ में। तो इस चैप्टर में क्या होगा? कथन और तर्क होंगे। कथन में क्या होगा? एक सलाह, हमसे ना एक एडवाइस ली जाएगी, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, शुड वी डू। जैसे कोई आपसे पूछे क्या मुझे करियर विल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हाँ करियर विल ज्वाइन करो, या फिर आप बोलोगे ना करियर विल ज्वाइन मत करो। लेकिन आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो हाँ बोला है आपको उसके पीछे एक रीजन देना पड़ेगा, और जो आपने ना बोला है आपको उसके पीछे भी एक तर्क देना पड़ेगा। तो ये जो रीजन है, ये जो तर्क है, ये हमें चेक करना है कि ये जो आप तर्क दे रहे हो ये आपका तर्क बेटा वाजिब है कि नहीं।
ये आपका जो रीजन है वो सॉलिड है कि नहीं, कहीं ये जो तर्क है ये कहीं कमजोर तो नहीं है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, एक सलाह मांगी जाएगी, उस सलाह का आंसर यस और नो में होता है, लेकिन यस और नो के पीछे ना रीजंस होते हैं, और वो रीजंस हमें चेक करने हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो अगर मैं रीजंस की बात करूं, तो अगर मैं तर्क की बात करूं, तो बेटा देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट। दो टाइप के रीजंस होते हैं, दो टाइप के हमारे आर्गूमेंट्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन एंड टू टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। फर्स्ट आर्गूमेंट इज सॉलिड, है ना, दूसरा होता है वीक। सॉलिड का मतलब क्या होगा, सॉलिड का मतलब जैसे हिंदी में तो कहते हैं ठोस, और इसको हिंदी में कहते हैं कमजोर, इसको हिंदी में कहते हैं कमजोर। ये वो आर्गुमेंट होते हैं जो फॉलो करते हैं, यानी कि जो सही होते हैं, है ना, जो सही होते हैं। और ये वो आर्गुमेंट होते हैं जो फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो। ये वो आर्गुमेंट होते हैं जो फॉलो नहीं होते, यानी कि जो गलत होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। इन दोनों आर्गुमेंट्स को पहचानने की ना सिंपल सी ट्रिक है, और वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, और उस ट्रिक के बाद इन आर्गुमेंट्स को आप चुटकी बजाते ही समझ जाओगे। एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, और जैसी वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और उस ट्रिक को बताने के बाद इन आर्गुमेंट्स को आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सही आर्गुमेंट है या गलत आर्गुमेंट है। जैसे कि अगर मैं ठोस, सॉलिड, यानी कि जो आर्गुमेंट सही है, अगर मैं उनकी बात करूं, तो बेटा वो कौन कौन से आर्गुमेंट होंगे। पहला आर्गुमेंट होता है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पहला आर्गुमेंट हमेशा सही होगा जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, जो तथ्य पर आधारित है। पहला आर्गुमेंट वो हमेशा सही होगा जो तथ्य को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आप कोई फैक्ट दे रहे हो, आप डेटा दे रहे हो, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सॉलिड होगा। जैसे कि आप बोलो कि शुड बी ज्वाइन करियरविल, क्या मुझे करियरविल ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें करियरविल ज्वाइन करना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ करियरविल ज्वाइन करो, और उसके पीछे आप एक रीजन दे रहे हो कि रीजन ये है कि 2024 में, 2023 में जो सरकारी नौकरी में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं सबसे ज्यादा करियरविल से हुए हैं, और ये रहा उनका डेटा। तो ये आपने जो फैक्चुअल डेटा दे दिया, तो ये जो आर्गुमेंट है ये हमेशा ठोस माना जाएगा, हमेशा स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि ये एक फैक्चुअल डेटा है। तो कहीं पर हम फैक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही माना जाता है। अगर किसी आर्गुमेंट में हमने गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, अगर किसी आर्गुमेंट में हमने गवर्नमेंट का इन्वॉल्व कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्व कर दिया, यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्व कर दिया, या किसी हायर अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट कर दिया, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही माना जाता है वो तर्क हमेशा सही माना जाता है। अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट है जिसमें हमने एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें हमने एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो आर्गुमेंट हमेशा सही माना जाता है। अगर हम अपने आर्गुमेंट में वन वे वर्ड का यूज कर रहे हैं, यह एक तरीका है, हम अपने आर्गुमेंट में वन वे वर्ड का यूज कर रहे हैं, यह एक तरीका है, तो ये जो आर्गुमेंट है ये हमेशा स्ट्रांग माना जाएगा। एनटीपीसी एग्जाम में जो अजम्पशन वाले क्वेश्चन आएंगे बाबू, उसमें डायरेक्ट अजम्पशन को ही हमें चूज करना है, इनडायरेक्ट अजम्पशंस को चूज हमें नहीं करना है। तो यह एक तरीका है। जो वन वे वाले आर्गुमेंट्स होते हैं ये हमेशा स्ट्रांग माने जाते हैं। अब बात करते हैं सर वीक आर्गुमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जो कि कमजोर तथ्य हैं। कमजोर कमजोर आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, कमजोर तर्क कौन कौन से हैं। तो मेरे भाई पहला जो आर्गुमेंट है जो कि कमजोर है, जो कि वीक है, वो आर्गुमेंट है कंपैरिजन। अगर हम कहीं भी तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, गुप्ता जी का लड़का बन गया, शर्मा जी का लड़का बन गया, तुम कब बनोगे, तो ये सारे के सारे जो आर्गुमेंट है वो वीक आर्गुमेंट है। अपने घर वालों से कहते हैं ना, मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है दुनिया में, मुझसे कमजोर बातें ना करो, मुझसे ठोस बातें करो। बेटा बोल मत देना, वरना एक फ्लाइंग चप्पल आएगी और इस वीक आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देगी। तो कहीं पर बेसिकली अगर मान लो कोई ऐसा आर्गुमेंट है जहां पर कोई एक ऐसा आर्गुमेंट है जहां पर कंपैरिजन हो रहा है, जहां पे तुलना हो रही है, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में कहलाएगा। अगर आपके आर्गुमेंट में ओनली वर्ड का यूज होगा, केवल यही केवल एकमात्र तरीका है, देखो यह एक तरीका है और केवल एकमात्र तरीका, इन दोनों में फर्क है। देखो यह एक तरीका है काम करने का, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटेंस है कि यह एक तरीका है, और हम बोलते हैं ये केवल एकमात्र यही तरीका है, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस। ये एक नेगेटिव फीलिंग वाला वाक्य है, ये एक नेगेटिव फीलिंग वाला वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है।
तो जहां नेगेटिव फीलिंग होगी वो आर्गुमेंट हमेशा कमजोर की कैटेगरी में आएगा। तो कहीं पर अगर ओनली वर्ड का यूज हुआ है, ओनली वर्ड का यूज हुआ है, तो वो कमजोर आर्गुमेंट, वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में आएगा। एम्बिगस, एम्बिगियस, एम्बिगस का मतलब मतलब जिस आर्गुमेंट को, जिस आर्गुमेंट को सुनकर आप थोड़े से डाउटफुल हो, अच्छा, है ना, जिस आर्गुमेंट को सुनकर आप थोड़े से डाउट आपके दिमाग में आ जाए, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में चले जाते हैं, है ना। दूसरे दूसरे एडवाइस, अगर कोई मुफ्त की सलाह आपको दे रहा है तो वो वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में है। देखो, एक होता है एक्सपीरियंस वाली सलाह, एक होता है फ्री की सलाह। एक्सपीरियंस का मतलब जहां पे पैसा खर्च हुआ तो एक्सपीरियंस है। जब आप जब आप जब आप बेटा फ्री में दवाई खाओगे तो बेटा बुखार नहीं उतरेगा, पैसे दे के दवाई खाओगे तो तुरंत बुखार उतर जाएगा। समझ रहे हो? प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी तो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं बेटा, वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने के, वीक और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को पहचानने के पॉइंट्स बता रहा हूं, है ना। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस क्या स्पेलिंग है इसकी? TITIOUS, देख लेना। सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास। तो देखो, जो मोटे तौर पे जो ट्रिक है हमारी, जो मोटे तौर पे ट्रिक है वो ये ट्रिक है, अगर कहीं पर आपको तुलना दिखती है, कहीं पर आपको तुलना दिखती है तो वो कमजोर की कैटेगरी में आएगा। कहीं पर ओनली वर्ड का यूज है तो वो कमजोर की कैटेगरी में आएगा, है ना, है ना। कहीं पर अगर फैक्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, कहीं पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा, और कहीं पर अगर एक्सपीरियंस है तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएगा। मोटे तौर पे तुम ये 5 पॉइंट याद रखो, मोटे तौर पे तुम ये 5 पॉइंट याद रखो, 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मोटे तौर पे तुम ये 5 पॉइंट याद रखो, ये 5 पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इंपोर्ट PDF, हाँ जी, मोटे तौर पे तुम ये 5 पॉइंट याद रखो, 5 पॉइंट। बाकी तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चन से आप समझ जाओगे तुरंत की तुरंत कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, इन पॉइंट्स का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तब आप उस क्वेश्चन से समझ जाओगे। अरे ये क्या कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दी क्या? इंपोर्ट करनी थी फाइल को। प्यूसर, पेन ड्राइव, प्यूसर, स्टेटमेंट्स, न्यू, और न्यू के बाद स्टेटमेंट आर्गुमेंट, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझने की कोशिश करना। पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से और समझने की कोशिश करो।
ये चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। पहले क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जब तक आप अगले क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए साहब, तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ये कह रहे हैं, शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन? क्या पूरी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए? ये कह रहे हैं हाँ। हाँ बेटा, तुम्हारी हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, पहले ही मैंने आपको बताया। आपकी हाँ और ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क हमें पड़ता है कि उसके पीछे आप रीजन क्या दे रहे हो, वो चेक करना है। तो हमने कहा दिस लीड्स टू इंडिस्क्रिमिनेट फीमेल फोर्टिसाइड एंड इवेंचुअली विल लीड टू सोशल इम्बैलेंस। बेटा ये फैक्चुअल डेटा है, ये डेटा एक फैक्चुअल है कि अगर तुम मादा भ्रूण की हत्या हत्या करोगे अंधाधुंध, तो एक समय ऐसा आएगा कि सेक्स रेशो में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, लड़कों की संख्या तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये एक फैक्चुअल डेटा है, और जो फैक्चुअल डेटा होता है वो आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है, सही होता है, वो आर्गुमेंट हमेशा सही होता है। बेटा रीजन असर्शन एक चैप्टर है, स्टेटमेंट एंड रीजन अलग चैप्टर है, रीजन एंड असर्शन, अभिकथन और कारण वो चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा। रीजन असर्शन उस चैप्टर का नाम है, रीजन असर्शन। चलिए, नो पीपल हैव ए राइट टू नो, स्टेटमेंट एंड रीजन तुम इस चैप्टर का नाम भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट एंड रीजन। आर्गुमेंट्स को तुम कारण भी वो भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं, तर्क। तर्क होता है इसकी हिंदी, आर्गुमेंट्स की। ठीक है, तुम मेरे ख्याल से उस चैप्टर की बात कर रहे हो, रीजन असर्शन, अभिकथन और कारण की बात कर रहे हो तुम। हाँ, उसको स्टेटमेंट रीजन बोल सकते हैं कि दोनों कथनों में से क्या कारण है और क्या परिणाम है। वो कॉज एंड इफेक्ट की तरह ही एक चैप्टर है, कॉज एंड इफेक्ट के सिमिलर है, लेकिन वहां ये जो कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर था वो तो हमारी डेली लाइफ पर बेस्ड चैप्टर था, लेकिन रीजन असर्शन जो चैप्टर है वो हमारी साइंस की नॉलेज पर बेस्ड है। वो हमारी साइंस की जो नॉलेज है ना, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री की, वो उस पर बेस्ड है, जीएस की नॉलेज पर बेस्ड है वो टॉपिक। ठीक है। दूसरा, नहीं, पीपल हैव ए राइट टू नो देयर अबाउट, पीपल हैव अ राइट टू नो अबाउट द सेक्स ऑफ देयर अनबोर्न चाइल्ड। ये कह रहा है कि नहीं, माता पिता को अपने अजन्मे बच्चे के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। भाई सब कह रहे हैं पूरा अधिकार है, बिल्कुल कह रहे हैं, विकास विश्वकर्मा पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे, कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरा अधिकार है। लेकिन बेटा ये समाज के लिए तो सही नहीं है, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पर्सनली नहीं सोचना है, समाज के हित में सोचना है, और ये बात बिल्कुल भी समाज के हित में नहीं है, इसीलिए तर्क गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केवल तर्क पहला ठोस है। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के, देखो भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप जानते हो, धुआंधार भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। तो कह रहे हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए माता पिता को बोलो सिर्फ एक ही बच्चा करें, एक से ज्यादा बच्चा ना करें। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ही बच्चा करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओनली वे। इन्होंने यहां पर एक वर्ड का यूज किया है ओनली, ये वन वे नहीं है, यहां पर बोला जा रहा है यही एकमात्र तरीका है। इन्होंने ये नहीं बोला दिस इज द वन वे,
अगर ये बोलते हैं ना दिस इज द वन वे, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता, बट इन्होंने बोला दिस इज द ओनली वे, एकमात्र तरीका यही है, और ओनली वर्ड हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए ये जो तर्क है ये गलत हो गया, क्योंकि हम ओनली वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नहीं, इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं अपनाता है। ये कह रहे हैं दूसरा देश नहीं अपनाता तो तुम भी मत अपनाओ, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे देश से तुलना कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा कि कंपैरिजन हम कर नहीं सकते, तुलनात्मक वाक्य नहीं हमें देने हैं, हमें तुलना नहीं करनी है। तो पहला इसलिए गलत है, ओनली वर्ड का इस्तेमाल हुआ। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि हमने तुलना कर दी दूसरे देश से, तो हम दूसरे देश से तुलना नहीं कर सकते, दूसरे देश का रेफरेंस ले सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते दूसरे देश के हिसाब से। इसीलिए यहां पे दोनों में से कोई भी तर्क सही नहीं है, दोनों ही तर्क हमारे क्या है, दोनों ही तर्क हमारे गलत है, दोनों ही तर्क हमारे क्या है, दोनों ही तर्क हमारे गलत है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान दो और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? कह रहे हैं हाँ, बिल्कुल हटा दो, ऐसा करो। क्यों ऐसा करो, क्यों ऐसा करो? क्योंकि द बिग सिटीज नीड मोर एंड मोर स्पेसेस टू कैरी आउट development activities, and hence these slums should not be removed. These slums should not be removed. कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे सब लोग बेघर हो जाएंगे और उनकी जीविकापार्जन नष्ट हो जाएगी। देखो, जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं ना, वो आसपास आसपास कहीं कमा खा लेते हैं। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं वो आसपास कहीं कमा खा लेते हैं। अब मान लो उनको हम शहर की सीमा के बाहर कर दें, तो उनकी तो जीविका नष्ट हो गई, उनकी तो रोजी रोटी छिन गई। भाई वो मान लो सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, फल का ठेला लगा रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं तो उनको हम शहर की सीमा के बाहर कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी तो गई, क्योंकि उनकी रोजी रोटी तो वहीं आसपास की जो सोसाइटीज हैं उनमें घरों में काम करके या उनको उनको सामान बेच के हो रही थी। तो ये जो बात है ये एकदम फैक्चुअल डेटा है, तो जो फैक्चुअल डेटा है तो ये आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा। जब भी हम फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे तो वो तर्क हमेशा सही होगा। दूसरा है हाँ ऐसा करो, हाँ अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये हिंदी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। ऐसे सब लोग बेघर हो जाएंगे, जीविका नष्ट हो जाएगी। हाँ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये हिंदी के अकॉर्डिंग किया है, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी के अकॉर्डिंग ये है और इसकी अंग्रेजी ये है, तो ये सही है। अच्छा, ये जो हिंदी है इसकी हिंदी यहां लिखी हुई, ये जो इंग्लिश है इसकी हिंदी यहां लिखी हुई है, इस इंग्लिश की हिंदी यहाँ, हिंदी थोड़ी सी स्वैप हो गई है, हिंदी थोड़ी सी स्वैप हो गई है। इसकी जो हिंदी है वो यहाँ लिखी हुई है कि हाँ झुग्गी झोंपड़ी हटा दो, क्योंकि बड़े शहरों को विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत है। देखो, ये भी एकदम फैक्चुअल देता है कि अगर आप किसी भी शहर का विकास करना चाहते हैं तो वहां पे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, सिनेमा होने चाहिए, पीवीआर होने चाहिए, कंपनीज होनी चाहिए, मेट्रोज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें स्पेस की जरूरत है, तो हमें झुग्गी झोंपड़ी हटानी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों ही फैक्चुअल डेटा है, तो दोनों ही तर्क हमारे क्या है, चाहे तुम इंग्लिश में पढ़ो चाहे तुम हिंदी में पढ़ो, चाहे तुम इंग्लिश में पढ़ो चाहे तुम हिंदी में पढ़ो, दोनों ही फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे।
यहाँ पे दोनों ही फैक्चुअल डेटा है, चाहे तुम इंग्लिश में पढ़ो चाहे तुम हिंदी में पढ़ो, यहाँ पे दोनों ही फैक्चुअल डेटा है। दोनों ही फैक्चुअल डेटा है। पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो। सर फर्स्ट ऑप्शन में ओनली वे है तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन में ओनली वे है तो चलो मैं कुछ पढ़ ही नहीं रहा, मैं वैसे ही गलत कर देता हूं। मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, बिना क्वेश्चन पढ़े ही मैंने गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पाद का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर करने की अनुमति होनी चाहिए? इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी। देखो, अगर बाजार के हिसाब से तेल की कीमत प्राइवेट कंपनी सेट करेंगी तो डेफिनेटली आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी, और ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। डेफिनेटली आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी अगर प्राइवेट कंपनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा प्राइस, तो आम लोगों को डेफिनेटली बहुत कठिनाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी भी कीमत पे। डेफिनेटली आम लोगों को काफी कठिनाई होगी।
चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? भैया मृत्युदंड हाँ बिल्कुल समाप्त कर दो, क्योंकि कंट्री बिलोंगिंग्स टू यूरोपियन यूनियन। ओहो, तुलना कर रहे हो? तुलना तो करनी नहीं है भाई साहब, यूरोपियन यूनियन कंपनी से तुलना हो रही है, और तुलना तो हमें करनी ही नहीं है। तुलना तो हमें करनी ही नहीं है, किसी प्रकार की तुलना तो करनी नहीं है। नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का ये एक तरीका है। देखो, यह एक तरीका है, दिस इज द वन वे। इन्होंने ओनली वे का यूज नहीं किया, इन्होंने वन वे का यूज किया, और वन वे की वजह से ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रांग है। वन वे यहां पर जो यूज हुआ है वो वन वे वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि यह एक तरीका है, तो ये तुलना की वजह से गलत हो गया, और यह एक तरीका है, इसकी वजह से ये सही हो गया, इसकी वजह से ये सही हो गया। चलिए साहब, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साहब, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व और प्रचार पर रोक लगा देनी चाहिए? ये कह रहे हैं कि जो तंबाकू बना रही हैं, दाने दाने में केसर का दम, अब तो मैं भी जुबा केसरी बोलता हूं, है आजकल सारे के सारे जो फिल्म स्टार हैं, सारे के सारे हैं, टशन का जशन है। अब तो मतलब हर कोई भैया तंबाकू बनाने वाली कंपनियां जो है करोड़ों का एडवर्टीजमेंट करवा रही हैं। तो कह रहे हैं बिल्कुल लगा देना चाहिए, क्योंकि ओनली, देखो ओनली वर्ड की वजह से हम सेंटेंस को पढ़ ही नहीं रहे, ओनली वर्ड की वजह से हम सेंटेंस को पढ़ ही नहीं रहे, है ना, ओनली वर्ड की वजह से हम सेंटेंस को पढ़ ही नहीं रहे। दूसरा, नहीं, ये कंपनियां इन प्रचार को तैयार करने में काफी पैसा खर्च, देखो पैसे की बात हो रही है, जहां पैसे की बात होती है वो भी तर्क क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जहां पैसे की बात होती है वो भी तर्क क्या हो जाते हैं, वो भी तर्क कमजोर हो जाते हैं, कमजोर। ये कह रहे हैं कि प्रचार पे रोक मत लगाओ, क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हैं। शाहरुख खान ने 2 करोड़ रुपए लिए हैं एडवर्टीजमेंट करने के, शाहरुख खान ने 20 लाख रुपए लिए हैं, सपोज 40 लाख रुपए लिए हैं, या 2 करोड़ रुपए लिए हैं, तो भैया एडवर्टीजमेंट बंद करोगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तुम पैसा खर्च करके क्या जहर भी बेचवाओगे, बेकोगे? हैं? क्यों भाई, बेचोगे? नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता। हम्म। हम्म। हाँ जी, क्या निजी क्षेत्र में, ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी ना कमजोर वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।
ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो कमजोर वर्ग है, जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या देना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए। जो पर आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर है, प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब करने जाते हैं तो उनको एक आरक्षण वहां पर मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं, आरक्षण मत दो, क्योंकि निजी क्षेत्र का प्रबंधक इस प्रकार के प्रश्न को तैयार नहीं होगा। देखो, अगर सरकार ने कोई नियम लागू कर दिया तो इसकी तो मजाल नहीं कि ये कुछ रोक लगा सके, तो ये सरकार के खिलाफ तो जा ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल दे दो, क्योंकि यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। देखो, अगर तुम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी नौकरी लगेगी, उनकी नौकरी लगेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है, ये जो डेटा है एकदम फैक्चुअल डेटा है, ये डेटा एकदम फैक्चुअल है, ये जो डेटा है एकदम फैक्चुअल डेटा है। बताओ बेटा, क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? भाई, कौन सा ब्रांड पी के आया तू पहले तो ये बता, क्योंकि उस ब्रांड पर केस करना है। तो कौन सा ब्रांड पी कर आया पहले तो ये बता। यस, दे डोंट एडवर्टाइज द कंसिक्वेंसेज ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल। बेटा, आजकल तो जब भी मतलब आप, मेरे को तो पता नहीं है लेकिन आपने जरूर अल्कोहल की बोतल देखी होगी, तो अल्कोहल की बोतल पर लिखा रहता है कंज्यूमिंग अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये बात तो झूठ है, ये तो झूठ है, इसलिए गलत तर्क है, क्योंकि वो एडवर्टाइज करते हैं। दूसरा, नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं, जिससे युवाओं को शराब आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो, 21 वर्ष से कम उम्र जिसकी है उसको शराब नहीं मिल सकती है, उसको अल्कोहल नहीं मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो लोग हैं वो नकली, मतलब जो बच्चे हैं वो नकली पहचान पत्र लेके चले जाते हैं और शराब ले आते हैं। तो क्या करें? तो इसमें शराब कंपनी क्या करे? ये कहानी है सारी। हाँ जी। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा बताते थे? आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज हो गए हैं। पहले तो बेचारे माता पिता उनकी पोटी धोते हैं बचपन में, उनके नखरे सहते हैं और अपना खून पसीना एक करके उनको नौकरी पे लगाते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं। माँ एक नई साड़ी खरीदना बंद कर देती है, बाप के सारे शौक खत्म हो जाते हैं जब उसका बच्चा जवान होता है या उसकी बच्ची जवान होती है। और वो बच्चा या बच्ची जब
किसी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं, उसके बाद अपने माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। तो कह रहे हैं कि इसीलिए एक कानून होना चाहिए कि बच्चों को एक फिक्स पेमेंट देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्यों? द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एज पेरेंट्स बाय देयर इमीडिएट फैमिली इज ग्रोइंग। सही बात है, ये सही बात है बिल्कुल, कि बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा उपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या का परिणाम बढ़ रहा है, जिसके कारण ये घटना घटित हो रही है। दूसरा, नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कानून को क्रियान्वित करने में लागत बहुत, अच्छा कानून को क्रियान्वित करने में लागत बहुत लगेगी, इसलिए हम कानून नहीं लाएंगे हैं। कानून को क्रियान्वित करने में पैसे की बात तो बेटा हमें करनी नहीं है, पैसे की जो बात है वो तो हमें करनी नहीं है, पैसे का जिक्र हमें नहीं करना है, समझ रहे हो? पैसे का जिक्र हमें नहीं करना है, पैसे की बात तो हमें करनी नहीं है। पैसे का जिक्र तो हमें कहीं नहीं करना। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए दी जा रही निधि को गरीबों की जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देना चाहिए? देखो, इसरो को बहुत सारा पैसा दिया जाता है, तो अब ये कह रहे हैं कि हम चांद पे तो वैसे भी नहीं पहुंच पा रहे, और कौन सा मंगल पे घर बना लेंगे। तो इसीलिए इतना सारा जो पैसा खर्च कर रहे हो तुम, एलन मस्क जो इतना पैसा खर्च कर रहा है, इससे बढ़िया तो गरीबों को बांटते वो पैसा है, वो पैसा गरीबों को बांटते, कुछ तो भला होगा गरीबों का। कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल गरीबों को बांट दो। क्यों बांट दो? क्योंकि अवर बजट फॉर स्पेस रिसर्च इज लोअर देन दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, सो वी कैन नॉट कम्पीट विद देम। ये कह रहे हैं कि वैसे भी हमारा बजट इतना तो है नहीं कि हम रशिया से आगे निकल जाएं, यूरोप से आगे निकल जाएं, अमेरिका से आगे निकल जाएं, हमारा बजट इतना तो है नहीं। तो इससे बढ़िया तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, शांति से वो पैसा गरीबों में बांटो। तो बेटा दूसरों तो उससे कंपैरिजन के चक्कर में तुम वो इसरो में पैसा नहीं लगवाना चाह रहे हो, तो ये क्या हो गया? तुलनात्मक वाक्य हो गया। दूसरा क्या है बेटा? कुछ और है जितेश, बस कुछ दिन की बात है,
फिर टाटा बाय बाय। दूसरा क्या, नहीं, संचार उपग्रह टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं से में मदद करते हैं। देखो ये जो संचार उपग्रह लग रहे हैं ना, अगर मान लो ये नहीं होता तो जो आप इतनी मुझे देख पा रहे हो ना, इतनी स्पीड के साथ वो कभी नहीं देख पाते, अगर इसरो नहीं होता तो, अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं होता तो। जो आजकल आपके घर पे डिश चल रही है, टीवी आप देख पा रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख रहे हो, या टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं देख रहे हो, कहीं पर भी वाईफाई कनेक्शन है, तो ये सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। तो भैया ये सब सेवा इसरो ही तो दे रहा है आपको। ये थोड़ी है कि इसरो जो सारा पैसा चांद में आने में खर्च कर रहा था उससे फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत फायदा मिल रहा है भैया। अनिल, हाँ नहीं हुआ है मेरे भाई, नहीं हुआ है। क्या घाटा देने वाली सरकारी एयरलाइंस का विलय करके उन्हें एक इकाई बना देना चाहिए? कह रहे हैं कि जितनी भी घाटा दे रही है ना सरकारी एयरलाइंस, उनको सबको मर्ज कर दो। जितनी भी सरकारी एयरलाइन घाटा दे रही है उनको सबको क्या कर दो, उनको सबको मर्ज कर दो, है ना। रेड इज ब्लू बेटा, ये वाले क्वेश्चन में ना हमेशा जो आंसर होगा वो बाद वाला होगा। हमेशा आंसर बाद, नमस्कार सर, हमेशा जो आंसर होगा वो बाद वाला होगा। आप जब भी आंसर दोगे हमेशा आंसर बाद वाला दोगे, आप कभी भी पहले वाला आंसर नहीं दोगे, ठीक है। आप हमेशा आंसर बाद वाला दोगे, आप हमेशा आंसर बाद वाला दोगे। क्या घाटा देने वाली सरकारी कंपनी, मतलब जो भी सरकारी एयरलाइंस है, जो सरकारी एयरलाइंस बेटा कमजोर हो गई हैं, है ना, पिछड़ गई हैं, उन सबको मर्ज कर दो। कह रहे हैं कि हाँ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि द मर्जर विल पुअर देयर रिसोर्सेज अलाउइंग देम टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज एंड बी मोर कम्पिटिटिव। ये देखो, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे तुलना हो रही है, ये तुलना नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक और एक मिलके 11 बनेंगे, एक और एक 11, और जब एक और एक 11 की बात होती है तो फिर वो पॉजिटिव फैक्टर होता है। जब एक और एक 11 की बात होती है तो वो पॉजिटिव फैक्टर होता है ना। हाँ जी, दूसरा है, हाँ, विलय से उनके संसाधन इकट्ठे हो जाएंगे और उनकी सेवाएं बढ़ सकेंगी। अरे तो पहला ही तो था, एक और एक 11। दूसरा है कि नहीं, बिल्कुल मर्ज मत करो, द मर्जर विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब। ये कह रहे हैं मर्ज करने से पता है क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। ये किसने कहा बेटा, जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो एम्प्लॉयज को निकाला जाता है? ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जब दो मर्ज होते हैं तो एम्प्लॉयज निकालते हैं, ऐसा नहीं है। दोनों कंपनीज के एम्प्लॉय जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन ये बेटा एडवाइस नहीं है, ये उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें सलाह मिलेगी, लेकिन ये जो एडवाइस है ये एक्सपीरियंस्ड है, ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को बताया जाएगा। डॉक्टर्स कम्युनिकेट कर, ये एक्सपीरियंस वाला खेल है, मुफ्त की सलाह नहीं है बेटा। इसमें तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए इस सलाह में। मैंने क्या बोला, जिस सलाह में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे, मतलब करोड़ों अरबों का मतलब जहां पैसे खर्च होंगे वो स्ट्रांग है, जिस सलाह के लिए पैसे खर्च नहीं हो रहे वो वीक है। ये कहा था मैंने, है ना, ये कहा था मैंने। कोई बात नहीं जितेश। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश विद्यार्थियों को किसी विशेष समूह में कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट की? ये कह रहे हैं कि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वहां पर कोई भी कोटा नहीं होना चाहिए, कोई भी आरक्षण वहां पे नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, कोई भी कंसेशन नहीं देना चाहिए। सिर्फ मेरिट के आधार पर ही बच्चों का सिलेक्शन लेना चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में। ये कह रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में सिर्फ मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो पहला आर्गुमेंट है हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल कोर्सेज में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लो, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, ये फायदा बता रहे हैं। फायदा ये होगा, दिस विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स एज दे विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली। ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरिट के आधार पर सिलेक्शन लोगे तो वो अपना कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। ये कह रहे हैं कि जो 12th का टॉपर है वो बीटेक का भी टॉपर होगा। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? आप कैसे कह सकते हो जो 12th में टॉपर है उसकी बीटेक में बाई भी ना, ईयर बैक ना लगे या वो बैक ना खाए? क्या पता वो 12th में टॉप कर गया लेकिन बीटेक में पहुंचते ही उसके पंख लग गए और उसने पढ़ना ही बंद कर दिया। तो ये कैसे कह सकते हो कि जो जो टॉपर बच्चे हैं 12th के वो बीटेक में भी, ग्रेजुएशन में भी टॉप करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज में? ये तो बात गलत है ना। दूसरा, नो, दिस विल कीप लार्ज नंबर ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोर्सेस। ये बात सही है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बेचारे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया से आते हैं, मतलब है ना, वो बच्चे पीछे रह जाएंगे इन प्रोफेशनल कोर्सेस। तो ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। ये जो डेटा है एकदम फैक्चुअल डेटा है। बिल्कुल यूपी पुलिस का सिलेबस होगा, क्यों नहीं होगा। क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर देना चाहिए? ये कह रहे हैं प्राइवेट बैंकों को गवर्नमेंट बैंक में विलय कर दो, प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट में मर्ज कर दो, मर्ज, प्राइवेट को गवर्नमेंट में मर्ज कर दो। क्यों क्यों मर्ज कर दो, क्यों मर्ज कर दो? ये कह रहे हैं कि हाँ मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ग्राहकों को मेहनत से कमाया हुआ धन
सुरक्षित हो जाएगा। बेटा तुम्हारा पैसा चाहे प्राइवेट बैंक में हो चाहे तुम्हारा सरकारी बैंक में हो, पैसा दोनों जगह सेम सुरक्षित है और सेम ही असुरक्षित है। अगर गवर्नमेंट बैंक डूबी तो भी तुम्हारा पैसा कोई नहीं देने वाला, प्राइवेट बैंक डूबी तो भी पैसा कोई नहीं देने वाला। तुम्हारा पैसा सरकारी बैंक में हो प्राइवेट बैंक में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये गाइडलाइंस होती है बैंक की। एक लिमिटेड पैसा ही, लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा ही तुम उस बैंक से निकाल सकते हो, चाहे तुम्हारा खाता सरकारी बैंक में हो प्राइवेट। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकारी बैंक में तुम ज्यादा सुरक्षित महसूस करोगे, गलत बात। दूसरा कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मर्ज नहीं होना चाहिए प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में, क्योंकि जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं वो लाभ कमाने वाली संस्थान है। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक जो होती है वो ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है। प्राइवेट बैंक से ज्यादा प्रॉफिट आता है, गवर्नमेंट से कम आता है, तो तुम प्राइवेट को गवर्नमेंट में मर्ज मत करो। ऐसा किसने कह दिया कि प्राइवेट से कम ज्यादा आता है गवर्नमेंट से कम? एसबीआई का नाम सुना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है बैंकों के मामले में, उससे ज्यादा प्रॉफिट तो कोई बैंक नहीं निकालती। तो प्राइवेट बैंक में ज्यादा प्रॉफिट है, ये बात गलत है। मतलब ये भी तर्क गलत है। दोनों ही तर्क हमारे क्या है इस समय? दोनों ही तर्क कमजोर है। दोनों ही तर्क हमारे क्या निकले? दोनों ही तर्क हमारे कमजोर निकले। कमजोर कड़ी कौन? कमजोर कड़ी ये है। चलिए साहब, नेक्स्ट। क्या व्यवसायिक विषयों में भर्ती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए? शुड द कॉमन एंट्रेंस, ये कह रहे हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ही बंद कर दो। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ही बंद कर दो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। हाँ, इससे बहुत धन, देखो धन की बात तो हमें करनी नहीं है, धन वन की बात हमें नहीं करनी है। धन वन से तो मोह माया उठा लो। कह रहे हैं हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि 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 इस हाँ के पीछे रीजन सुनो। अनेक प्रत्याशी जिन्होंने विशेषक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए थे प्रवेश परीक्षा में उतना अच्छा नहीं कर पाते। वाह, ये कहना चाह रहे हैं 12th में टॉप था लेकिन कंपटीशन में बेचारा फेल हो गया। कंपटीशन में फेल हो गया तो भैया कंपटीशन में फेल हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको हम एडमिशन ले लेंगे। वो 12th में अगर पास्ट है, टॉप है, तो उसको कंपटीशन के लिए भी इतनी मेहनत करनी चाहिए ना, मेहनत करना छोड़ थोड़ी देना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि हाँ, ये भी हाँ, देखो पहला भी हाँ का तर्क है गलत, दूसरा भी हाँ का तर्क है गलत, तीसरा भी हाँ का ही तर्क है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल व्यवसायिक विषयों में भर्ती के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण प्रत्याशी सामान्य प्रवेश परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। तुमने क्या हल्का समझा गांव वालों को? ये कह रहे हैं गांव वाले प्रवेश परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते इसलिए बंद कर दो प्रवेश परीक्षा। वाह, ऐसा कैसे? तीनों ही गलत है। पहला भी गलत है 100%, है ना, तीसरा भी गलत है ना, और ये तो होगा ही नहीं। तो चौथा तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शंस की मदद लो बेटा। अब तुम्हारे सामने चार चार तर्क हैं, अब तुम्हारे सामने चार चार तर्क हैं, तो तुम्हें क्या करना है? ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। तुम्हें क्या करना है? ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। तुम्हें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। तुम्हारे सामने चार चार तर्क हैं, तुम्हें ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है? ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को, मतलब इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड? हाँ जी, क्या एजुकेशन बिजनेस ओरिएंटेड होनी चाहिए? कह रहे हैं कि हाँ होनी चाहिए। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पीपल फॉर अर्निंग अ लिविंग्स।
हाँ होनी चाहिए। एन एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी ओनली, ओनली वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो तीसरा तो गलत है, ये तो कंफर्म हो गया, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है तो ये वाला ऑप्शन हटा दो और ये वाला ऑप्शन हटा दो। तीसरा गलत है तो ये वाला हटा दो। इसका मतलब दोनों में पहला तो मौजूद है, तो पहला मौजूद है तो पहला तो अपने आप सही है, और दोनों में पहला मौजूद है और दोनों में चौथा तो मौजूद नहीं है। चौथा बिना पढ़े गलत कर दो, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन चौथा बिना पढ़े गलत कर दो। अब दूसरा क्या है, ये कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य से लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए तैयार करना है। शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब दोनों सही हो गए अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अकॉर्डिंग, देखो तीसरा तो 100% गलत है, तो 100% गलत है तो डी ऑप्शन हटा दो। और जैसे ही मैंने डी हटाया और बी हटा दिया, डी और बी दोनों हट गए। तीसरे की मदद से डी और बी दोनों हट गए। दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में कहीं भी चौथा नहीं था, तो चौथा तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो सिर्फ दूसरा बचा। अगर पहला सही है तो फिर दूसरा भी सही है, अगर पहला सही है तो फिर दूसरा भी सही है। क्या भारतीय फिल्मों में गाने हटा देने चाहिए? भैया भारतीय फिल्मों से गाने हटा दो हैं। आजकल तो हम गानों के नाम पे ही फिल्मों को याद रखते हैं, गाने इतने फेमस हो जाते हैं। हाँ हटा देना चाहिए, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म, बेटा हॉलीवुड की फिल्म से तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, गाने फिल्म की लंबाई, लंबाई फिल्म की लंबाई से तुम्हें क्या लेना देना? हॉलीवुड से कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिल्म की लेंथ से क्या लेना देना भैया? फिल्म की स्टोरी से लेना देना है ना। उसकी लंबाई छोटी है बड़ी है, चाहे 2 घंटे 4 घंटे की पिक्चर है महा बोरिंग, 2 घंटे की पिक्चर है फुल एंटरटेनमेंट, तो उससे क्या फर्क है? क्या रॉक शो को पर्यटन स्थलों पर आधी रात तक चलाने की अनुमति देनी चाहिए? है, रात के 12 बजे के बाद भी डीजे बजना चाहिए। कहां पर? जहां पे टूरिस्ट रहते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, ताकि टूरिस्ट और एंजॉय कर सके और टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। कह रहे हैं हाँ रॉक शो के कारण अधिक पर्यटक आते हैं, ये बात सच है। भैया रॉक शो होगा तो पर्यटक अधिक आएंगे, पर्यटक अधिक आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। कह रहे हैं नहीं, पर्यटन के कारण स्थानीय परंपराओं को नुकसान। अगर स्थानीय परंपराओं को नुकसान पहुंचता पर्यटन के कारण तो फिर पर्यटन होता ही नहीं। हम तो पर्यटन चाहते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट आए। भाई जहां भी टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहां पे टूरिस्ट जाते हैं, तभी तो लोगों की जीविका चलती है, वरना जीविका चलेगी कैसे? क्या अनजाने में अपराध करने वाले प्रतिष्ठित लोगों को एक विशेष प्रकार की सजा दे देनी चाहिए? सलमान खान को एक विशेष प्रकार की सेल में रखना चाहिए। अगर कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो कह रहे हैं उनको एक स्पेशल वार्ड में रखो। कानून तो सबके लिए समान है भैया। हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझ के अपराध नहीं करते, वाह प्रतिष्ठित लोग जानबूझ के नहीं करते, बाकी सब जानबूझ के करते हैं। नहीं, हमारी नीति है कि हर कोई कानून में एक समान है, हमारी नीति है कि हर कोई कानून में एक समान है। क्या कॉलेज विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए? है, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए? नहीं, इससे कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा, इससे कैंपस में राजनीतिक, वाह, इससे कैंपस में राजनीतिक, यस, यह बहुत आवश्यक है कि छात्र भविष्य के राजनीति, बिल्कुल सही बात है भैया। कह रहे हैं कि यह बहुत आवश्यक है कि जो छात्र हैं वो भविष्य के राजनीतिक नेता होंगे, बिल्कुल सही बात है। आगे भैया कॉलेज से अगर तुम पॉलिटिक्स नहीं सीखोगे तो आगे जाके मान लो तुम सीएम बनोगे, पीएम बनोगे, तो तुम्हें उसका ज्ञान होना चाहिए ना। तो तुम अगर कॉलेज में वो चीज कर रहे हो तो तुम आगे चल के भी कर सकते हो वो। ठीक है, कैंपस में राजनीतिक माहौल बनेगा, उससे क्या कोई नुकसान थोड़ी है। राजनीतिक माहौल नहीं बेटा, वो जरूरी चीजें होती हैं हमें लाइफ लॉन्ग के लिए। क्या 5वीं कक्षा तक सभी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए? कह रहे हैं कि 5वीं परीक्षा तक कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा छात्रों पर ऐसी परीक्षाओं का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। अच्छा, परीक्षा का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए तो मैं बिना परीक्षा दिए पास करवा दे? कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो गया तो छात्र गंभीरता से अध्ययन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, फिर से एक नया दिन, नई शुरुआत, नए एनालिटिकल के नए टॉपिक के साथ। दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। कुछ कुछ समझ आया होगा कि तर्क को कैसे पहचाना जाता है, कि कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क गलत है। जब सारे स्टेटमेंट वाले चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर लास्ट में मैं स्टेटमेंट पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ओके, लव यू ऑल।